नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर। आज का टॉपिक है बिहार स्टेट 2025 जूलॉजी पेपर 2। पेपर 2 में आपके क्लास 11th और 12th आते हैं। पेपर फर्स्ट में आपके 9th और 10th आते हैं। तो हम बात करेंगे 11th और 12th को जूलॉजी सब्जेक्ट में। तो इसमें जो हम प्रीवियस पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं यहाँ पर। इस वीडियो से पहले आपका पार्ट 1 वीडियो हो चुका है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप सब वो जाकर दे सकते हैं। और इस चैनल पर आपका जो बिहार स्टेट जैसे जानते हैं, आपका पेपर जो है 1 नवंबर से स्टार्ट है। तो उससे पहले आपका जो बिहार पीवाईक्यू पेपर है यहाँ पर पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों। तो यदि आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, और इसका जो जवाब है आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिए और जांचिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि आप देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है CNS में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर है। ऑप्शन ए गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ऑप्शन बी गामा लिनोलेनिक एसिड, और ऑप्शन सी गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे, द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड अबेंडेंटली इन द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज। ऑप्शन दिया गया है गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज, गामा लिनोलेनिक एसिड और गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड GABA। नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसमें दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो कि प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स द्वारा जारी न्यूरोट्रांसमीटर निम्नलिखित रिसेप्टर से जुड़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं वह जारी न्यूरोट्रांसमीटर निम्नलिखित रिसेप्टर से जुड़ते हैं। ऑप्शन ए है पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली, और ऑप्शन नंबर बी है कोशिका शरीर, ऑप्शन नंबर सी है पोस्ट सिनोवियल द्रव, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में देखेंगे, द न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज्ड बाय पैरासिनेप्टिक न्यूरॉन्स बाइंड टू द फॉलोइंग रिसेप्टर्स। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, इसे आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यह जो होता है आपका जो कोशिका शरीर, ये आपका रॉन्ग आंसर है। पोस्ट सिनोवियल द्रव, ये भी आपका गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सा यौगिक कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को रोकता है। ऑप्शन नंबर सी आप सबके सामने यहाँ पर देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी कि इनमें से कौन सा कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को रोकता है। मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल, एंडोर्फिन और एड्रेनालाइन। Which of the following compounds induces a feeling of well-being and the inhibit pain sensation? तो ऑप्शन नंबर ए है मेलाटोनिन, ऑप्शन नंबर बी है कॉर्टिसोल, ऑप्शन नंबर सी है एंडोर्फिन और ऑप्शन नंबर डी है एड्रेनालिन। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है दोस्तों। इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो एंडोर्फिन होता है यह आपकी जो उत्पन्न भावना दर्द की अनुभूति होती है वह इसे रोकने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एंडोर्फिन। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड है। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड है
सेरीन है कि एलिनिन है, ग्लाइसिन है या प्रोलाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमीनो एसिड ना, सेरीन, एलानिन, ग्लाइसिन और प्रोलीन। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है दोस्तों, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो आपका प्रोलीन होता है यह अमीनो एसिड का एक अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा चैपरोन प्रोटीन का कार्य करता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चैपरोन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है कि यह एक टेम्पलेट प्रदान करता है कि प्रोटीन को कैसे मोड़ना चाहिए, और ऑप्शन नंबर बी है कि यह ठीक से मुड़े हुए प्रोटीन को नष्ट कर देता है। क्या कहा जा रहा है कि यह ठीक से मुड़े जो प्रोटीन हो तो उसे नष्ट कर देता है। और ऑप्शन नंबर सी है कि यह अनुचित तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन को नष्ट कर देता है। यह उन प्रोटीन को बचाता है जो अनुचित तरीकों से मुड़े हैं और उन्हें ठीक से दोबारा मुड़ने की अनुमति देता है। तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों आपसे थोड़ा समझ कर पढ़िए, थोड़ा देखकर, घुमावदार क्वेश्चन है। इंग्लिश में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ऑफ द चैपरोन प्रोटीन्स, provides the template for the how a protein should the fold, destroy the properly folded the proteins, destroy the improperly folded proteins, saves the misfolded proteins and allows them in the refold of the properly। तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि यह उन प्रोटीन को बचाता है जो अनुचित तरीके से मुड़े हुए होते हैं ना, यह उन प्रोटीन को बचाता है जो अनुचित तरीके से मुड़े हुए होते हैं और उन्हें ठीक से दोबारा मुड़ने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कि भोजन पचाने में मदद करता है, आनुवांशिक जानकारी रखता है, हमलावर रोगजनकों से लड़ता है, मतलब जो रोगाणु होते हैं वो उनसे लड़ता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फाइट इनवेडिक पैथोजेंस, हेल्प इन द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका 6 है, भोजन पचाने में जो मदद करता है, ये आपका नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। जो आनुवांशिक जानकारी रखता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एपी मर्स का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर तो मैनोज और ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर 1 में आता है आपका मैनोज और ग्लूकोज। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज और राइबोज, ऑप्शन नंबर सी ग्लैक्टोज और राइबोज, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। इंग्लिश में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ द एम्पायर्स एपीमर्स। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। 7वें बात करते हैं तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैनोज एंड ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर कि पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में शामिल होते हैं। पुनः संयोजक जो होते हैं डीएनए प्रौद्योगिकी में शामिल होते हैं। डीएनए को प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस के साथ तोड़ना और पॉलीमरेज के साथ जोड़ना, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ तोड़ना और जोड़ना, डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अलग करना और लीगेज के साथ जोड़ना, डीएनए को लीगेज से तोड़ना और एंडोन्यूक्लियस के साथ जोड़ना। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है डीएनए को प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस के साथ जोड़ना और पॉलीमरेज के साथ जोड़ना, यह आपका गलत है।
डीएनए को रेस्ट्रिक्शन या एंडोन्यूक्लियस के साथ तोड़ना और जोड़ना, ये भी गलत है। डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अलग करना और लीगेज के साथ जोड़ना, यह कार्य जो होता है आपका जो प्रौद्योगिकी में शामिल होता है, तो डीएनए जो होता है यह रेस्ट्रिक्शन और एंडोन्यूक्लियस से अलग करता है और लीगेज के साथ जोड़ने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन कोशिका अंतःक्रिया में कार्य नहीं करता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है जो कि कोशिका अंतःक्रिया में कार्य नहीं करता है। कैडरिन हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी साइटोक्रोम सी, और ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रीन, ऑप्शन नंबर डी NCA। Which of the following the proteins does not function in the cell to cell interaction? सेल टू सेल एट्रैक्शन, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो कैडरिन आपका गलत है। इसमें से जो आपका साइटोक्रोम सी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साइटोक्रोम सी जो होता है प्रोटीन के कार्य नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखेंगे कि सिस्टर्ने और मेथियोनिन है। मेथियोनिन और थ्रेओनिन, सिस्टीन और थ्रेओनिन, सिस्टीन और सेरी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मेथियोनिन और थ्रेओनिन जो है यह आपका रॉन्ग है। सिस्टर्नी और थ्रेओनिन यह भी रॉन्ग है। सिस्टर्नी और सेरी यह भी रॉन्ग है। इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है इज द राइट आंसर। जो सल्फर युक्त अमीनो एसिड होता है वह सिस्टीन और मेथियोनिन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन ए पादप कोशिका, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु कोशिका, ऑप्शन नंबर सी कवक, और ऑप्शन नंबर डी पशु कोशिका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट हैव ए सेल वॉल। प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल और एनिमल सेल। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, इसका जवाब आप सब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता, केंद्रक एब्सेंट होता है। केंद्रक एब्सेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए है यूकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देखेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज द न्यूक्लियस एब्सेंट। तो ऑप्शन नंबर ए यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ ऑफ द एबव, नॉन ऑफ दीज। इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। क्या मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, ऑप्शन नंबर ए है सेलुलोज और हेमी केलुलोज, और ऑप्शन नंबर बी है फास्फोलिपिड और प्रोटीन को एकीकृत करता है। ऑप्शन नंबर सी फास्फोलिपिड बाह्य और आंतरिक प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी फास्फोलिपिड और हेमी केलुलोज ना। According to the mosaic model of plasma membrane is composed of cellulose and hemicellulose. Option number B phospholipid integrated with the proteins.
ऑप्शन नंबर सी फास्फोलिपिड एंड द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, फास्फोलिपिड एंड हेमीसेलुलोज। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो फास्फोलिपिड होता है वो बाह्य और आंतरिक प्रोटीन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन होता है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस गोल्जी उपकरण। इन which of the following cell organelles are the ribosome produced and the assembled? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और गोल्जी apparatus। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? न्यूक्लियोलस इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप सबके सामने है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली जो राइबोसोम से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली होती है वो राइबोसोम से जुड़ी होती है तो क्या कहलाती है? ER लूमेन कहलाती है, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, या रफ अंतःद्रव्यी जालिका, या एंडोसोम। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रफ अंतःद्रव्यी जालिका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय कोशिका है जो मृत्यु प्रक्रिया है? एपोप्टोसिस, गल जाना, बुढ़ापा, लाइसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड द एक्टिव प्रोसेस ऑफ द सेल डेथ है? सेल डेथ। एपोप्टोसिस, क्या एपोप्टोसिस, डिजनरेशन, एजीन और लाइसिस। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एपोप्टोसिस जो होता है यह आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की आनुवांशिक संरचना क्या होती है? क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है उसका जो आनुवांशिक संरचना होता है वह क्या होता है? 44 ऑटोसोम ये प्लस XXY, और ऑप्शन नंबर बी है 44 ऑटोसोम्स प्लस XO, 45 ऑटोसोम्स प्लस XX, 45 ऑटोसोम्स प्लस XY। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जो आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसका जो आनुवांशिक संरचना होता है 44 ऑटोसोम्स होता है प्लस XXY होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को कहा जाता है? एक्सान कहा जाता है, या ओपरान, प्रमोटर, या इंट्रॉन। द नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट विद इन द जीन इज कॉल्ड एक्सान, ओपरान, प्रमोटर, या इंट्रॉन। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो इंट्रॉन होता है या आपका कोडिंग का अनुक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जीन के वैकल्पिक रूप कहलाते हैं। जो आपके जीन होते हैं उनका वैकल्पिक रूप क्या कहलाते हैं? लौकी, मल्टीपल्स, गुणसूत्र, या एलील्स। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन आर कॉल्ड लोसाई, मल्टीपल्स, क्रोमोसोम्स, या एलील्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो आपका एलील्स होता है यह वैकल्पिक रूप में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बहुविकल्पिता मल्टी एलिलिज्म का एक उदाहरण बताइए। पूछा जा रहा है कि जो मल्टी एलिलिज्म होता है उसका एक उदाहरण बताइए। मानव रक्त समूह, ड्रोसोफिला की आँखों का रंग, सिकल सेल, RBC, सभी।
तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो आपको विकल्प मल्टी एलिलिज्म होते हैं यह क्या दर्शाते हैं? मानव रक्त समूह दर्शाते हैं। ड्रोसोफिला आंखों का रंग भी इसमें पता चलता है और सिकल सेल आरबीसी का भी पता चलता है। तो इसमें ऑल द एबव सभी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। IAIB जीनोटाइप वाला व्यक्ति, आपसे पूछा जा रहा है कि IAIB जीनोटाइप वाला व्यक्ति रक्त समूह AB दर्शाएगा, इसका क्या कारण है? प्लियोट्रॉपी, सहप्रभुत्व, पृथक्करण या आधार प्रभुत्व। A person with the genotype IAIB will show the blood group of the AB. This is due to प्लियोट्रॉपी, कोडोमिनेंस, सिग्रेशन या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यह आप क्या दर्शाएंगे? कोडोमिनेंस दर्शाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कभी कभी एक ही जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है। क्या? कभी कभी एक ही जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है। यह घटना कहलाती है एकाधिक एलिलिज्म कहलाती है, या मोजेकवाद, प्लियोट्रॉपी या बहुपत्नित्व ना पॉलीगैमी। क्या? पॉलीगैमी। Sometimes in the single gene can the express more than the effect of the this phenomena is called multiple allelism या मोजाइक, प्लियोट्रॉपी या पॉलीगैमी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो प्लियोट्रॉपी होता है यह इसमें दर्शाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मेंडल द्वारा नहीं चुना गया है था ना? इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मेंडल द्वारा नहीं चुना गया था? पॉड का आकार, पॉड का रंग, फूल का स्थान या पॉड का स्थान। Which of the following traits was not chosen by the Mendels? Shape of pod, color of pod, position of flower, position of pod ना। तो मेंडल के द्वारा जो है पॉड का आकार चुना गया था, पॉड का रंग भी चुना गया था, स्थान भी, फूल का स्थान भी, लेकिन पॉड का जो स्थान है यह नहीं चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यूकैरियोट्स में अनुवाद के दौरान दीक्षा के लिए जिम्मेदार अमीनो एसिड है। यूकैरियोट्स में अनुवाद के दौरान दीक्षा के लिए जिम्मेदार अमीनो एसिड है। ऑप्शन नंबर ए मेथियोनिन, ऑप्शन नंबर बी एन फार्माइल मेथियोनिन, ऑप्शन नंबर सी एन मिथाइल मेथियोनिन, कोई नहीं। तो 24 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो मेथियोनिन होता है यही जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। डीएनए को खोलने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? जो आपका डीएनए होता है, डीएनए को खोलने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? लीगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, या टोपोजोमेरेज का, या हेलिकेज, या एक्सोन्यूक्लियोज का। विच एंजाइम इज यूज्ड द अनवाइंड द डीएनए। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेलिकेज जो होता है यह इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 26। डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवंशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवंशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसलेशन कहा जाता है। The process of copying genetic information from one strand of DNA into the RNA is called ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसलेशन। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है यह कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आरएनए पॉलीमरेज गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? क्या?
पूछा जा रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। डीएनए पर निर्भर डीएनए संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी सीधी मरम्मत, डीएनए पर निर्भर आरएनए संश्लेषण, आरएनए पर निर्भर आरएनए संश्लेषण। तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, डीएनए पर निर्भर आरएनए संश्लेषण जो होता है यह आपका पॉलीमरेज गतिविधि के लिए सत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, डीएनए की प्रकृति की विधि क्या है। आपसे पूछा जा रहा है जो डीएनए होता है डीएनए की प्रकृति की विधि क्या होता है। नंबर ऑप्शन नंबर ए रूढ़िवादी या द्विदिशात्मक, अर्ध रूढ़िवादी या यूनिडायरेक्शनल, अर्ध रूढ़िवादी या द्वितीय दिशात्मक, रूढ़िवादी या यूनिडायरेक्शनल। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस पर लागू नहीं होता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कथन है कि वायरस पर लागू नहीं होता है। वायरस जीवाणु मेजबान की प्रतिकृति बनाता है। वायरस का प्रोटीन कोट मेजबान कोश की भित्ति में प्रवेश नहीं करता है। आनुवांशिक सामग्री डीएनए या आरएनए है। मेजबान की अनुपस्थिति में वायरस स्वतंत्र रूप से दोहराता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो मेजबान की अनुपस्थिति होती है वायरस में स्वतंत्र रूप से दोहराता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय ध्रुवीयता में कहा गया है। क्या कहा गया है। डीएनए को आरएनए में स्थानांतरित किया जाता है जिसे बाद में प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। आरएनए को डीएनए में परिवर्तित किया जाता है जिसे बाद में प्रोटीन में परिवर्तित किया जाता है। प्रोटीन को डीएनए में स्थानांतरित किया जाता है जिसे फिर आरएनए में अनुवादित किया जाता है। प्रोटीन को आरएनए में स्थानांतरित किया जाता है जिसे फिर डीएनए में अनुवादित किया जाता है। तो इसमें से जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका टोटल 23 क्वेश्चन था। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि 23 क्वेश्चन में से कितना 23 में से कितना आंसर आप लोगों का सही हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे पूरा कंप्लीट पीवाईक्यू। इसमें जो आपका पीवाईक्यू है इसमें एक मैराथन वीडियो कर देंगे तो इसमें आपका पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों और मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए।